गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, फेंग जिऊ के गॉड के रास्ते पर आगे बढ़ने से एक फेनोमेनन क्रिएट हुआ। आसमान से सभी 72 डीमन पिलर धरती पर गिरने लगे और इंसानों पर दबाव डालते हुए उन्हें ये पैगाम दे रहे थे कि उनका अंत निकट है। वहीं आबाओ ने इंसानों की टाइटल लेवल की तीसरी डीमन हंट टीम 9 हेवन प्राउड टीम को अकेले ही खत्म कर दिया था। उसकी पावर अब काफी बढ़ चुकी थी। वो 9 लेवल के पीक पर पहुंच चुका था। उसका मानना था कि उसके पिता बहुत दयालु हैं, जिन्होंने एक ऐसे इंसान पर रहम दिखाया जो उनकी पूरी दानव जाति को मिटा देना चाहता था। इसीलिए उसने कसम खाई कि वह अपने पिता के रास्ते पर नहीं चलेगा, इंसानों के प्रति क्रूर रहेगा और उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देगा। हाओ चेन ने अपने साथियों को बताया कि फेंग जिऊ गॉड के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। जियांग उससे पूछता है आखिर ये पाथ ऑफ गॉड क्या है। जियोलाई हाओ चेन के पास आती है और उसे अपनी डिवाइन एनर्जी से टच करती है। इससे वे एक अलग ही स्पेस में पहुंच जाते हैं जहां वो सभी हवा में फ्लोट कर रहे थे। सभी हैरान होते हैं। वह जगह बिखरी हुई थी पर फिर भी काफी खूबसूरत लग रही थी। अब जियोलाई सबको बताती है एक जमाना था जब होली डीमन कॉन्टिनेंट देवताओं द्वारा प्रोटेक्टेड था। उस वक्त जिन लोगों के पास 1 मिलियन स्पिरिचुअल पावर यानी 10 लाख मन एनर्जी थी, वे अगर गॉड बनना चाहते थे तो उन्हें गॉड के ट्रायल से गुजरना पड़ता था और इसे ही पाथ ऑफ गॉड कहा जाता है। वह आगे बताती है कि यह मार्ग क्रिएशन गॉड ने बनाया था। उसी ने इस दुनिया की रचना की थी और हाओ चेन उनसे मिल चुका था। गॉड बनने का सिर्फ यही एक रास्ता था। 6000 साल पहले तक यह होली डीमन कॉन्टिनेंट काफी खुशहाल था। देवता इस जगह की हिफाजत किया करते थे, पर जब 72 डीमन पिलर इस धरती में आकर गिरे तो उनके साथ ही 72 डीमन गॉड भी यहाँ गए थे। उन्होंने अपनी एनर्जी से बिस्ट को डीमन बनाया और वे इंसानों पर कहर बरसाने लगे। उस वक्त यह पाथ ऑफ गॉड नष्ट हो गया था। जिन देवताओं ने इस कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट किया था वे एक एक करके गायब हो गए। किसी को नहीं पता कि यह सब क्यों हुआ और सारे गॉड कहां चले गए। तब से हमारे होली डीमन कॉन्टिनेंट में एक भी गॉड ना रहा। मेरे साथ जो डिवाइन कोर था, जो गॉड बनने के डिवाइन ऑब्जेक्ट की तरह था, और इस कॉन्टिनेंट पर अब सिर्फ कई सारे प्रोजेक्शंस और डिवाइन आइटम ही गॉड की विरासत से बाकी रह गए। पर उस डीमन गॉड एम्परर ने मेरी डिवाइन पावर को एक माध्यम की तरह इस्तेमाल किया और पाथ ऑफ गॉड को एक्टिवेट कर लिया। अगर वह एक बार पाथ ऑफ गॉड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है तो वो इस दुनिया का एकमात्र गॉड होगा और उस वक्त इस दुनिया पर सिर्फ उसका ही कानून चलेगा। हम सबके लिए वो एक ऐसा अनदेखा खतरा बन जाएगा कि वो हम सबको एक ही झटके में मिटा देगा। सभी इस बात से बहुत परेशान हो जाते हैं और वे उस स्पेस से बाहर आ जाते हैं। हाओ चेन कहता है कि हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे फेंग जिऊ को गॉड बनते हुए नहीं देख सकते, वरना पूरी मानव जाति और यह पूरा कॉन्टिनेंट नष्ट कर देगा। जियोलाई कहती है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई उम्मीद नहीं बची। पाथ ऑफ गॉड कई सारे खतरों से भरा हुआ है, इसीलिए संभावना काफी कम है कि डीमन एम्परर फेंग जिऊ वापस जिंदा लौट कर आ पाए और शायद वो लौट कर ही ना आए। इसीलिए हमारे पास अभी भी वक्त है। हाओ चेन जवाब देता है हम इस तरह की अर्थहीन संभावना पर भरोसा करके हाथ पर हाथ धरे नहीं रह सकते। अभी भी पूरी दानव जाति मौजूद है जो एक प्रेडेटर की तरह हमारा शिकार करना चाहती है। हमें हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा और अब जब डीमन गॉड एम्परर मौजूद नहीं है तो हमें पूरी मानव जाति की शक्ति को एकीकृत करना चाहिए और सभी डीमन को मिटा देना चाहिए, ताकि फिर हम डीमन एम्परर से भी निपट सके और भविष्य के सभी मुद्दों पर हमारा कब्जा रहे। सभी को हाओ चेन का आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन जियोलाई हाओ चेन से कहती है डीमन को मिटाने के लिए तुम अकेले काफी नहीं हो। मैं और बिग ड्रैगन दालोंग भी तुम्हारी मदद करेंगे, साथ ही हमारा पूरा फैंटेसी पैराडाइज भी तुम्हारे साथ होगा। हाओ चेन कहता है आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो। अगर तुम ही इस जगह से चले गए तो इस पूरे फैंटेसी पैराडाइज का क्या होगा, इसे कौन संभालेगा। जियोलाई कहती है अब मेरे पास नेचर गॉडेस का डिवाइन कोर नहीं है। फेंग जिऊ ने पाथ ऑफ गॉड को खोलने के लिए मेरे पूरे डिवाइन कोर की एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया। इसके साथ ही इस कॉन्टिनेंट के नियम भी बदल चुके हैं, क्योंकि डीमन गॉड एम्परर ने पाथ ऑफ गॉड को खोल लिया है, जिससे हम भी बाहर जा सकते हैं। यानी इस फैंटेसी पैराडाइज के अस्तित्व का अब कोई मतलब नहीं है। हाओ चेन उसे कहता है ऐसा मत कहो, फैंटेसी पैराडाइज हमारी उम्मीदों से भी काफी परे है। यह इस कॉन्टिनेंट के पूरे इतिहास का गवाह है और यह काफी स्पष्ट रूप से जानता है कि यह कॉन्टिनेंट हम इंसानों का घर है। हम उन्हें मनमाने ढंग से हमें रोने वाले डीमन को कभी भी माफ नहीं करेंगे। दालोंग भी कहते हैं मुझे लगता है कि शायद गॉडेस ऑफ नेचर ने हमें इसी दिन के इंतजार में यहाँ रखा था। वक्त आ चुका है जब हम साथ लड़े और अब वो फैंटेसी पैराडाइज के सभी डिवाइन एनिमल्स को भी वहाँ बुला लेते हैं और कहते हैं कि फैंटेसी पैराडाइज इस कॉन्टिनेंट के साथ ही मरेगा और साथ ही जिएगा। सभी खुश होते हैं और उनके
इस साहस की सराहना करते हुए उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं। हाओ चेन कहता है हमें अब देर नहीं करनी चाहिए, हमें तुरंत अलायंस की तरफ लौटना चाहिए। अब वे सभी साथ में वहाँ से निकल जाते हैं। शेनी हाओ चेन से कहती है फैंटेसी पैराडाइज अब हमारे साथ शामिल हो चुका है, पर इंसानों और डीमन के बीच शक्ति का अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। साथ ही टॉप 10 डीमन गॉड की पावर अब और ज्यादा बढ़ चुकी है। हाओ चेन कहता है कि हमें अब होली सिटी में वापस लौटना होगा और मुझे किसी से मिलना है। फिर नाइट हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हाओ चेन ग्रैंडपा यांग से मिलने पहुँचता है। ग्रैंडपा यांग उसे अपने पास बुलाते हैं। वो एक नाइट की मूर्ति के सामने मौजूद थे और वहाँ काफी सारी मोमबत्तियां जलाई हुई थी। वह बताते हैं कि मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मुझे देखने आए हो। अपने सामने मौजूद इस मूर्ति को ध्यान से देखो और महसूस करो। हाओ चेन ध्यान लगाता है तो उसे एक अनंत दुनिया दिखाई देती है। ग्रैंडपा यांग पूछते हैं तुम आखिर क्या देख पा रहे हो? हाओ चेन कहता है मैं एक पावर को महसूस कर पा रहा हूँ जो एक एक्सट्रीमली पावरफुल और टेरिफाइंग फोर्स है। ऐसा लगता है कि वह दुनिया सब कुछ निगलने की काबिलियत रखती है। हाओ चेन घबरा जाता है और पूछता है ग्रैंडपा यांग आखिर यह किस तरह की शक्ति है जो मेरे शरीर में भी कभी पैदा कर रही है? ग्रैंडपा घबरा जाते हैं और पूछते हैं। ग्रैंडपा यांग बताते हैं तुम्हें पहले से ही डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन मिल चुका है। मुझे उम्मीद है कि तुम उनसे जरूर मिले होंगे। जैसे उन्होंने हाओ चेन के कंधे पर हाथ रखा वह जगह पूरी तरह से बदल गई। वहाँ पहले नाइट हॉल के मास्टर जियो हुआ मौजूद थे। हाओ चेन पहचान जाता है कि यह सीनियर जियो हुआ है जिसके साथ मिलकर उसने फर्स्ट डीमन गॉड एम्परर से फाइट की थी। ग्रैंडपा यांग बताते हैं यह जियो हुआ हमारे नाइट टेम्पल के फर्स्ट हॉल मास्टर है। साथ ही वो पहले से व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी आंखों से डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को देखा था। लेकिन तुम्हें एक बात जानना बहुत जरूरी है, यह एक ऐसा रहस्य है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है और इसे पिछले पीढ़ी के लीडर्स ने आगे बढ़ाया है। 6000 साल पहले जब डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन हमारी इस दुनिया में उतर कर आया था तो उसके साथ ही एक रास्ता भी ओपन हो गया था। हॉल मास्टर जियो के रिकॉर्ड के मुताबिक डिवाइन थ्रोन की एक पुकार के साथ ही इस गेट के अंदर मौजूद दुनिया के बारे में जाना जा सकता है। लेकिन फर्स्ट लीडर अच्छे से जानते थे कि इस दरवाजे के पीछे एक अलग ही मिस्टीरियस रियल्म होगा जिसे उन्होंने इन्फिनिटी स्टार डोमेन नाम दिया। क्योंकि उन्हें परमेश्वर से प्रेरणा मिली थी इसलिए वो इस रहस्यमय दरवाजे को खोल पाए और इस इन्फिनिट स्टार डोमेन में उन नियमों की शक्ति समाहित है जो पूरे होली डीमन कॉन्टिनेंट के अस्तित्व को निर्धारित करते हैं। अगर इसे प्राप्त किया जा सके तो ये पूरे कॉन्टिनेंट को अपने नियंत्रण में रखने के बराबर होगा, यानी वो फेंग जिऊ के गॉड बनने के बाद भी उसका सामना कर सकता है। हाओ चेन कहता है ये तो पूरे कॉन्टिनेंट का भगवान बनने जैसा है। ग्रैंडपा यांग एक फूल को उस गेट के अंदर भेजते हैं लेकिन वो फ्लावर अंदर जाते ही नष्ट हो जाता है। वो बताते हैं जिस व्यक्ति को इस स्टार डोमेन में प्रवेश की अनुमति मिली है वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को हासिल करने वाला ही इस डोमेन के अंदर प्रवेश कर सकता है और तुम इसे पहले ही प्राप्त कर चुके हो। इसलिए तुम्हारे अलावा कोई और अगर बिना अनुमति इस स्टार डोमेन में प्रवेश करता है तो उसे इस डोमेन के नियमों के अनुसार सजा दी जाती है। उसका शरीर नष्ट हो जाता है, सिर्फ आत्मा बचती है और एक बार अंदर जाने के बाद लौटने की कोई संभावना नहीं रहती। हाओ चेन पूछता है कि क्या ये सब नियमों की शक्ति की वजह से है इसलिए आम लोग अंदर नहीं जा सकते? ग्रैंडपा यांग कहते हैं मैं खुद इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता, ये सब हमारे ज्ञान से कहीं परे है। हाओ चेन जवाब देता है मैं आपकी बात समझता हूँ क्योंकि अब केवल मैं ही हूँ जो इसके अंदर प्रवेश कर सकता है, तो कृपया मुझे इस स्टार डोमेन में जाने की अनुमति दे। मैं वहाँ से सबसे पावरफुल फोर्स लेकर वापस लौटूंगा। ग्रैंडपा यांग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं बात इतनी आसान नहीं है हाओ चेन, बल्कि तुम्हें अंदर मौजूद हमारे इटर्नल हॉर्सेस को भी जगाना होगा। ये इंसानों की वही फौज थी जिन्हें हमने सदियों से यहाँ छिपाया हुआ है। असल में हर पीढ़ी के शक्तिशाली पेटिशनर्स इस गेट के अंदर जाकर अपना बलिदान दिया करते थे लेकिन उनकी आत्माएं अनंत काल तक जीवित रहती थी। उन्हें यकीन था कि एक दिन उनके बीच कोई मसीहा आएगा, एक ऐसा नाइट जो सभी डीमंस का खात्मा करेगा और जब वो दिन आएगा तो ये सभी इटर्नल हॉर्सेस जो आत्माओं के रूप में है उसके साथ मिलकर डीमंस के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। सबसे पहले इस बलिदान की शुरुआत जियो हुओ और शू योंग जियाओ ने की थी और बीते 6000 सालों में लाखों योद्धाओं ने खुद को कुर्बान कर इन इटर्नल हीरोज में अपनी जगह बनाई। ग्रैंडपा यांग बताते हैं हम इंसानों का साहस और दृढ़ संकल्प ही है जो हमें सबसे मजबूत बनाता है। ये सुनकर हाओ चेन की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है कि हम इंसान है, बार बार डीमनों से हारते रहे लेकिन हमने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्हें यकीन था कि एक दिन वो बदला लेंगे और इंसानियत का नया सूरज देखेंगे। यांग भी कहते हैं हाओ चेन उन्हें पूरा यकीन था कि किसी न किसी दिन इटर्निटी
एंड क्रिएशन थोन के जरिए कोई एक चुना जाएगा जो स्टार डोमेन में जाकर इंसानों के लिए सच्ची शांति और विजय लेकर आएगा। और वो शख्स तुम हो। हाओ चेन उन सभी इटर्नल वॉरियर्स को रेस्पेक्ट देता है और उनसे वादा करता है, मैं आप सभी को वापस लेकर आऊंगा, हम सब मिलकर लड़ेंगे और इस बार जीत हमारी होगी। अब वो पूरे जोश के साथ उस स्टार डोमेन की तरफ बढ़ने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।